बच्चों, टुडे वी आर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बाय सेफ डॉक्टर राजन सर। वेलकम यू बैक ऑल इन यूट्यूब चैनल नेटमेट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेटेज वाला चैप्टर है, थोड़ा लेंथी है, इसको शायद 4 या 5 पार्ट लग सकते हैं, लेकिन आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना। अगर आप समझोगे, एनालाइज करोगे तो बहुत ईजी है, अगर रटने लगोगे तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ फ्लावर का। देखो, फ्लावर का आना स्टार्ट हुआ जिम्नोस्पर्म से और वेल डेवलप और बहुत अच्छे से फ्लावर को हम पढ़ पा रहे हैं एंजियोस्पर्म में। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब हमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, मेनली एंजियोस्पर्म को हमें एक्सप्लेन करना है। तो फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक स्पेशल सूट अपेक्स मॉडिफाइड होता है, जिसे हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर के अंदर मेनली 4 वॉरल्स होते हैं, बाहर के 2 वॉरल्स नॉन इसेंशियल और सेंट्रल वाले 2 इसेंशियल। तो अगर हम फ्लावर का डायग्राम देखें तो फ्लावर में देखो, सबसे पहले थैलामस वो वाला पार्ट है जो सारे फ्लावरिंग वॉरल्स को बियर करता है। उसके पास में आपको सेपल्स दिखा रखे हैं, जिसको हम कैलिस भी कहते हैं। ये आउटर मोस्ट पार्ट है और मोस्टली ये ग्रीन कलर्ड होता है, इसका प्रोटेक्शन करने का काम होता है। ग्रीन कलर कहीं पे भी हो प्लांट में, उसका एक ही काम होता है, फोटोसिंथेसिस। सेकेंड इनर वॉरल्स आएगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं हम। पेटल्स आपको बहुत बड़े से शेडो करके शो कर रखे हैं। पेटल मोस्टली कलर्ड होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, जो इंसेक्ट को पॉलिनेशन कराने के लिए होते हैं। पेटल को हम कोरोला भी कहते हैं। तो ये थे सेकेंड इनर पार्ट। थर्ड इनर पार्ट होता है हमारा, थर्ड इनर वॉरल होता है स्टेमन। वो बहुत इसेंशियल है क्योंकि वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। उसके 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। इसको हम एंड्रोसियम कहते हैं बायोलॉजी की टर्म में। तो ये हुआ इसेंशियल वॉरल्स ऑफ फ्लावर। सबसे अंदर और सेंटर वाला पार्ट है गाइनोसियम, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं, और उसे हम पिस्टल या कार्पल भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, जो कि पॉलन को रिसीव करने के लिए होता है, उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसके स्पीसीज को आइडेंटिफाई करता है। नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टाइल कहते हैं, जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचती है। और नीचे वाला स्वोलन पार्ट होता है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल शो कर रखा है। ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद सीड बनता है, और ओवरी फर्टिलाइज होने के बाद मतलब मैच्योर होने के बाद फ्रूट बनाती है। तो इट वाज ऑल अबाउट फ्लावर, इसके पार्ट और इसके सारे टर्म्स मैंने आपको बता दिया। सेपल को कैलिस कहते हैं, पेटल को कोरोला कहते हैं, स्टेमन को एंड्रोसियम कहते हैं, और पिस्टिल को या कार्पल को गाइनोसियम कहते हैं। तो ये थे सारे फ्लावर के पार्ट। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट अपेक्स इज फ्लावर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में। पहला इसेंशियल पार्ट दैट इज स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसे माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ फ्लावर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, माइक्रोस्पोरोफिल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? स्टेमन को। माइक्रो वर्ड हमेशा मेल यूनिट के लिए माइक्रो वर्ड यूज़ किया जाता है। स्पोर वर्ड उसके गैमेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फील का मतलब पत्तियाँ होती है। तो ये एक तरह की मॉडिफाइड लीफ है जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही है। इसके 2 पार्ट है, फिलामेंट एंड एंथर। आप जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हो। फिलामेंट का काम डिस्पर्जल करना होता है, एंथर का काम पॉलन ग्रेन बनाना होता है। एंथर नोब लाइक फर्टाइल पार्ट होता है स्टेमन का। अगर हम इसको हटा देंगे तो हम उसे इमेस्कुलेशन कहते हैं, जो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को हम अगर देखेंगे तो एंथर बाइलोब्ड है। एंथर बाइलोब्ड है मतलब इसको जब क्रॉस सेक्शन काटोगे तो 2 लोब नजर आएंगे, और हर एक लोब के अंदर 2 चैम्बर होंगे, जिसे हम थीका भी कहते हैं। इसका मतलब मैच्योर एंथर इज बाइलोब टेट्राथिकस, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम एंथर को क्या मानते हैं? एनसीईआरटी मानती है ये, एनसीईआरटी कॉल्स ईच एंथर लोब एज डाइथिकस एज इट कंटेन 2 चैम्बर और थिकाई। मतलब एनसीईआरटी इसको एंथर को बाइलोब्ड और डाइथिकस मानती है, क्योंकि हर लोब के अंदर 2 थिका। लेकिन हम मैच्योर एंथर को हम मानेंगे बाइलोब टेट्राथिकस, ईच लोब कंटेन 2 थिका और चैम्बर। एनसीईआरटी ओरिएंटेड ये बुक रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। अब देखो, जब आप देखोगे उसको लोब के अंदर आप देखोगे थीका को, तो थीका के अंदर का जो पार्ट होगा,
थीका के अंदर पार्ट को हम बोलेंगे पोलन सैक या फिर उसका नाम होगा माइक्रोस्पोरेंजिया। Thus, bilobe anther is tetrasporangiate. Why? Because each lobe has 2 sporangia and total 2 लोब है, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट मीन्स 4 स्पोरेंजिया, 2 लोब और 4 थीका, 4 पोलन सैक। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो, जो एंथर की वॉल होती है उसके अंदर जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है वो आगे जाके माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और माइक्रोस्पोरेंजिया को हम आगे डिटेल से देखते हैं। पहले डायग्राम देख लो। देखो, ये जो है ये आपका एक एंथर है। देखो नीचे आपको फिलामेंट शो कर रखा है, एंथर है। इसको एंथर को कट किया हमने, काटा, तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आई। देखो इसमें आपको 2 लोब और 4 थीका नज़र आ रही है। ये वाली आपकी थीका है, 1 2 3 4, ये वाली थीका है। नीचे इसका थोड़ा मैग्नीफाइड डायग्राम है, ये देखो। इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रैन भरे हुए हैं। जहाँ पे ये वॉल टूटी हुई है, जहाँ पे इसका पोर है, उसे हम स्टोमियम कहते हैं, जहाँ से पॉलन रिलीज होते हैं। आपको पॉलन सैक दोनों तरफ से इंडिकेट कर रखा, देख लो। कनेक्टिव टिश्यू सब जगह होता है। इसकी लेयर को मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। आप पहले क्रॉस सेक्शन देख लो। इसके अंदर आपको 2 लोब और 4 थीका नज़र आ रहे हैं। चारों थीका के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। यहाँ पोलन चैम्बर है, पोलन सैक्स है, या पोलन चैम्बर भी बोल सकते हो। स्पोरोजिनस सेल है, ये 4 है, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। अब देखो, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 वॉल होती है, उसको आप अच्छे से देख लो। ये जो आपकी 4 वॉल यहाँ पे बता रखी है, आउटर टू इनर, इन वॉल के नाम क्या है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो इनका लेयर का नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपिटम। मिडल लेयर होती है वो 2 से 3 लेयर की होती है। टेपिटम सबसे अंदर का पार्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ को। देखो लेयर्स, एपिडर्मिस कॉमन एंथर कवरिंग, इसका काम होता है प्रोटेक्शन। फिर होता है आपका एंडोथीसियम, फिर 1 से 3 मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर होती है हमारी टेपिटम। द आउटर 3 परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन इन द यंग एंथर एंड मैकेनिज्म ऑफ डाइसेंस इन द राइप एंथर। बाहर की तीनों लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन और उसको फटने में हेल्प करना। एंथर जब मैच्योर होगा तो डाइसेंस होगा, डाइसेंस का मतलब फटना, उसमें हेल्प करेगी। मेन इसमें रप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंडोथीसियम, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जब वो पानी को छोड़ देगी तो सूख जाएगी, सूखने से वो स्प्लिट हो जाएगी। लेकिन मिडल लेयर भी उसमें मदद करती है, इसलिए मिडल लेयर और एंडोथीसियम दोनों को रप्चर में हम हेल्प करना बोलते हैं। और ये एंडोथीसियम होती है वो फाइब्रस थिकनिंग होती है इसमें, जिसे अल्फा सेलुलोज कहते हैं। ये सूखती है तो फट जाती है, ओके। तो इसे फाइब्रस लेयर भी कहते हैं एंडोथीसियम को। स्टोमियम वो पार्ट है जहाँ से ये फटता है। लाइन ऑफ डाइसेंस को स्टोमियम कहते हैं। ध्यान रखना, स्टोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से पोलन का जो ओपनिंग होगा उसे जर्म पोर कहेंगे। ऐसे कैसे ओव्यूल की ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहेंगे, लेकिन ये स्टोमियम है, ध्यान रखना। अब सबसे अंदर की सेल होती है टेपिटम। जो टेपिटम होती है वो 2 तरह की होती है, 2 तरह की टेपिटम होती है। पहले तो ध्यान रखो, टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएट होती है, और मल्टी न्यूक्लिएट का कारण होता है पॉलीप्लॉइडी ड्यू टू एंडोप्लॉइडी। अंदर ही अंदर डिवीजन हो जाते हैं न्यूक्लियस के, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो पाती तो न्यूक्लियस बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, न्यूक्लियस बिकम पॉलीप्लॉइड। तो टेपिटम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, पॉलीप्लॉइडी है। जब न्यूक्लियस ज़्यादा है तो पॉलीप्लॉइडी होगी, सही। अब टेपिटम होती है 2 तरह की, एक होती है अमीबॉइड जिसका नाम इन्वेसिव या पेरीप्लाज्मोडियम है, दूसरी होती है सीक्रेटरी जिसका नाम ग्लैंडुलर या पैराइटल है। ये 2 टेपिटम के टाइप्स है, अमीबॉइड या इन्वेसिव या पेरीप्लाज्मोडियम। इसका काम होता है नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या पोलन को। सीक्रेटरी होती है या ग्लैंडुलर, ग्लैंड हमेशा कुछ सीक्रेट करती है तो नाम से ही पता लग रहा है, इसे पैराइटल भी कहते हैं। इसका काम होता है स्पोरोपोलेनिन एक्साइन ऑफ द पोलन सीक्रेट करना, ओके। तो इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। बोर्ड वाले बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो ये पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेल लेवल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फंक्शन ऑफ ईच लेयर, फंक्शन ऑफ टेपिटम, टाइप्स ऑफ टेपिटम।
अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पढ़ना तो सेम ही है, पर आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न से पढ़ना है, ध्यान रखना है एक एक चीज़ का। टैपिटम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, काम क्या है, प्लॉइडी कितनी होती है, टाइप्स कितने होते हैं, दोनों के काम क्या है, दोनों टाइप है उसके। तो मोटा मोटा छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछते हैं नॉरिशमेंट प्रोवाइड कौन करती है माइक्रोस्पोर को, तो हम टैपिटम बोल लेते हैं। पर अब अगर आप टॉप रैंक अचीव करना चाहते हैं तो अमीबॉइड और सेक्रेटरी भी याद रखना। इसका नाम इन्वेसिव, पेरिप्लाज्मोडियम और ग्लैंडुलर और पैराइटल भी नाम याद रखना। ओके, ये डायग्राम देख लो, आपको इससे समझ आएगा। आउटर टू इनर इफ वी मूव एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपिटम, इट इज़ द सीक्वेंस। ओके, अब हमारे पास टर्म आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रैन। ध्यान रखना है माइक्रो वर्ड आता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के लिए, छोटा होता है मेल रिप्रोडक्टिव, इसलिए इसका नाम माइक्रो होता है। स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, देयरफॉर वी कॉल्ड इट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रैन, बिकॉज पोलन ग्रैन इनिशियली नॉन एज माइक्रोस्पोर, मैच्योर माइक्रोस्पोर कॉल्ड पोलन ग्रैन। अब आपने देखा माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है, और स्पोरोजेनस टिश्यू का मतलब होता है जनरेटिव टिश्यू जो स्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। अब आप जानते हैं पूरा प्लांट डिप्लॉयड है, एंजियोस्पर्म पूरा डिप्लॉयड होता है, एंथर डिप्लॉयड, एंथर की वॉल डिप्लॉयड, माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड सेल को हम बोलेंगे पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे बोलेंगे पीएमसी या एमएमसी। इसके अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस होने से 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनेंगे। इनिशियली वो चिपके रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर कैलोस नाम की एक लेयर होती है जो गम की तरह बिहेव करती है, चिपकाए रखती है, और उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, बिकॉज ऑल माइक्रोस्पोर आर यूनाइटेड। फिर कैलेज नाम के एंजाइम से इसको ब्रेक किया जाता है और जब रिलीज होता है तो सारे माइक्रोस्पोर चारों अलग हो जाते हैं। मैच्योर माइक्रोस्पोर को हम बाद में पोलन कहते हैं। तो मियोसिस तो होना ही आपको पता ही है। टेट्राड का मतलब 4 पोलन ग्रेन चिपके हुए रहते हैं और वो बनते हैं पोलन मदर सेल से जो कि डिप्लॉयड होती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आपको डायग्राम में इतना कुछ ध्यान नहीं रखना, आगे मैच्योर स्पर्म के आगे मैं आपको पोलन की डायग्राम में आपको बताऊंगा। देखो, जब पोलन ग्रेन पूरा मैच्योर हो जाएगा तो उसमें 2 सेल नजर आएगी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल होती है जो पोलन ट्यूब जनरेट करती है, वेजिटेटिव सेल उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, उसके अंदर स्पिंडल और लार्ज न्यूक्लियस होता है, अबंडेंट फूड मटेरियल होता है। जनरेटिव सेल छोटी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस छोटा होता है, और ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं और डिस्कस करूँगा। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं, आगे जाके हम इसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो इस फिनोमिना को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, बिकॉज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड और माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड अधिकतर टेट्राहेड्रल होता है, जैसे आप कार्बन की स्ट्रक्चर देखते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली टेट्राहेड्रल, वैसे ही ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आइसोबाइलेटरल भी कहते हैं। बाकी बहुत सारे टाइप होते हैं जो डायग्राम देख लो, आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल ये देखो, ये टेट्राहेड्रल है, आपको चौथा माइक्रोस्पोर नीचे है इसलिए दिख नहीं रहा है। ये आइसोबाइलेटरल है, इसके अंदर चारों आपको दिख रहे हैं। ये डेक्यूसेट टाइप का है, ये लीनियर है क्योंकि चारों एक लाइन में, और ये टी शेप है। ये आइडियल टी नहीं है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि ऐसा है। वैसे भी ये आपके सिलेबस में नहीं है, टर्म याद रखना आपको। ओके, कई बार क्या होते हैं, ये 4 पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो चिपके ही रह जाते हैं। ये 4 पोलन ग्रेन मैंने बताया था आपको, कैलोज नाम के एक ग्लिकैन होता है, उससे चिपके रहते हैं। बाद में कैलेज नाम का एंजाइम इसको सेपरेट कर देता है, लेकिन कई बार ये सेपरेट नहीं होते, चारों चिपके ही रह जाते हैं। उसे बोलते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन, जो कि जंकस जेट्रोपा और टाइपा नाम के प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपाउंड पोलन ग्रेन। तो कंपाउंड पोलन ग्रेन क्या है? जब माइक्रोस्पोर टेट्राड सेपरेट नहीं होगा तो उसे कहेंगे। इसी तरह से कुछ प्लांट होते हैं जिसके अंदर सारे लोब हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के पोलन चारों के चारों चिपके हुए रहें तो बहुत सारे पोलन ग्रेन का झुंड बन जाएगा, उसे बोलेंगे हम पॉलीस्पोरी। और ये ट्रांसलेटर मैकेनिज्म कहलाती है, जो कि कस्कुटा के अंदर देखने को मिलती है। अच्छा, पॉलिनियम ये उसी का नाम है जब सारे पोलन ग्रेन एक साथ चिपके रहते हैं, एक लोब के नहीं, दोनों ही लोब के। एक माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं, चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के पोलन चिपके रहते हैं तो उसे पॉलिनियम बोलते हैं। ये कैलोट्रोपिस में होता है, ध्यान रखना। इसे ट्रांसलेटर मैकेनिज्म कहते हैं और इसको पॉलीस्पोरी भी कहते हैं, क्योंकि टेट्राड सारे चिपके हुए हैं। ये कस्कुटा के अंदर देखा जाता है। ओके,
अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं एंथर कैसे फटता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी एंडोथीसियम है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, वो पानी छोड़ती है और बाद में फट के अलग हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है स्टोमियम के थ्रू, जिससे वो सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बाहर गिर जाते हैं। देखो यहाँ पे बता रखा है मैच्योर एंथर हैज़ ओनली 2 कैविटीज और थीका, जबकि मैंने पहले पढ़ाया था कि एंथर में 4 थीका होती है, तो 2 लोब 4 थीका होती है। लेकिन जो रिसर्च है वो बताती है कि मैच्योर एंथर के अंदर 2 ही कैविटी थीका होती है एंड 1 थीका इन 1 लोब। मैंने पहले बताया था 2 थीका इन 1 लोब। तो मैच्योर एंथर इज देयरफॉर कॉल्ड डाइथीकस। ये साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन मैंने आपको बताई थी कि एनसीईआरटी वही मानती है कि लोब 2 होते हैं, हर लोब में 2 थीका है, तो टेट्राथीकस बाई लोब्ड मानती है एनसीईआरटी, जबकि कुछ साइंटिस्ट और एडवांस बुक मानती है बाई लोब्ड डाइथीकस। सो ध्यान रखना थोड़ा इसका, आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करोगे। आपका फाइनल आंसर हुआ बाई लोब टेट्राथीकस। अब आती है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन नॉर्मली गोल होता है, राउंड होता है। इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर, जानते ही हो आप सब। इसके ऊपर 2 लेयर होती है, आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं, इनर लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन पेक्टोसेलुलोज मतलब पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, ये ध्यान रखना आपको। एक्साइन होती है वो हाईली रेजिस्टेंट होती है, और उसमें फैटी सब्सटेंस होते हैं। और ये जो बाहर का स्टोरेज डिपोजिशन है एक्साइन का, इसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। जेलिस नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में डिस्कवर किया। स्पोरोपोलेनिन नॉट डिग्रेडेड बाय एंजाइम, इट नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्किली। इट मीन मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम इज स्पोरोपोलेनिन। इसे माइक्रोफॉसिल्स भी कहते हैं क्योंकि ये पोलन खराब नहीं होता है, कई हजारों वर्ष तक पड़ा रहता है। तो स्पोरोपोलेनिन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है हमारे टीथ का एनिमल, वो ध्यान रखना आपको, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, वो एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट मटेरियल है, वो इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। अब हम आगे आते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। एक टर्म और है पोलन किट। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन होते हैं, अब अपन आगे पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो या तो उसको इंसेक्ट लेके जाते हैं, या पानी लेके, या हवा लेके जाती है, बर्ड्स लेके जाते हैं, स्नैक्स लेके जाते हैं, या कोई एनिमल उसको कैरी करते हैं, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। तो इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं, उन पोलन के ऊपर एक्साइन होती है, वो स्पाइनी होती है और येलोइश विस्कस स्टिकी और ऑयली लेयर होती है, इसको पोलन किट कहते हैं। तो 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड पोलन, पोलन किट एंड पोलिनिया, ये तीनों पढ़ा दिए मैंने, ध्यान रखना। पोलन किट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड कैरोटिनॉइड। एम्स में क्वेश्चन आया था, अब एम्स नहीं रहा पर नीट में भी आया, तो ध्यान रखना। लेकिन इस पोलन ग्रेन के ऊपर एक प्लेस होता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन और एक्साइन नहीं होती, उसको हम जंप पोर कहते हैं। यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी, पोलन जर्मिनेट होगा क्योंकि उसको फर्टिलाइज करना है ओवरी को। तो पोलन में से पोलन ट्यूब का बनना जैसे मेल में पेनिस होता है वैसा काम कर रहा है, क्योंकि एंजियोस्पर्म ह्यूमन के साथ साथ मैमल्स के साथ साथ एवोल्यूट हुए हैं, वैसा ही शो करते हैं ये। उनके ऊपर भी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हुआ है, हम मैमल्स में भी सेक्स ऑर्गन है। तो ध्यान रखना, पोलन ट्यूब बिहेव लाइक अ पेनिस ऑफ प्लांट इन एंजियोस्पर्म विच ट्रांसफर इट्स गैमेट्स टू द ओवरी, और एम्ब्रियो सॉक के अंदर एग सेल के पास पहुंच जाता है। अगर आप बात करो पोलन की वेबिलिटी की, पोलन कितना जिंदा रहता है, तो कई बार तो ये पोलन जिंदा रहता है बहुत कम टाइम के लिए, जैसे 30 मिनट राइस और वीट में, और कई महीनों तक रोजिसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली में कई महीनों तक जिंदा रहता है। लेकिन आप पोलन को लिक्विड नाइट्रोजन की -196 डिग्री सेंटीग्रेड में पोलन बैंक बना के रख सकते हो, इसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो वर्ड यूज फॉर वेरी कोल्ड टेम्परेचर। प्रिजर्वेशन का मतलब जानते ही हो, तो प्रिजर्व करना। अगर लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी को हम स्टोर करते हैं तो 1000 ऑफ ईयर तक ये खराब नहीं होता है।
इसके अंदर हम स्पर्म रख सकते हैं, जीन रख सकते हैं, इसके अंदर हम पॉलन रख सकते हैं। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन में इसको बहुत सारी चीज़ें, वैक्सीन वगैरह भी इसमें प्रिजर्व की जाती है, जिसे कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्रायो प्रिजर्वेशन, और इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आता है पॉलन के प्रॉब्लम्स क्या है, पॉलन क्या करता है। तो पॉलन का डिसएडवांटेज है कि कुछ कैरेट ग्रास होती है, वो पार्थेनियम जैसी वो पॉलन एलर्जी करती है। एलर्जी आपको पता ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हमें राइनाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या आती है। राइनाइटिस का मतलब फ्लूइड गिरना नाक से, अस्थमा का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन इन ब्रोंकियल और ब्रोंकियल ट्रैक्ट। तो ब्रोंकियल एलर्जी को हम हे फीवर भी कहते हैं। व्हेन फीवर इज अकर्स ड्यू टू एलर्जी ऑफ पॉलन ग्रेन, इट इज कॉल्ड हे फीवर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू पॉलन एलर्जी इज कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, ऑल्सो नॉन एज कांग्रेस ग्रास। जैसे भारत में कांग्रेस ने भारत को बर्बाद किया, इसी तरीके से कैरेट ग्रास भी बर्बाद करती है इंसान को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। मतलब पार्थेनियम या कैरेट ग्रास इसी का दूसरा नाम है। ये घातक है, ये एलर्जी करती है, और इसी तरीके से देश में भी कांग्रेस एलर्जी करती है, शायद इसीलिए इसका नाम कांग्रेस ग्रास रखा है। मेरा फीलिंग आप समझ रहे होंगे, क्योंकि देश को बर्बाद कांग्रेस नहीं किया है। जो गलत फहमी में वो रिसर्च करना, पढ़ाई करना, पता लग जाएगा। हम लोगों ने बहुत स्टडी करी है, हमें पता है। पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन खाने में भी काम आते हैं। जो एथलीट होते हैं वो इसको खाते हैं, उससे स्टेरॉइड जो ताकत आती है इसमें, मैंने आपको बताया था, इसमें कैरोटीनॉइड वगैरह भी उस कंटेंट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन खाने में भी काम आते हैं। पॉलन ग्रेन से मेडिसिन भी बनती है। ये देख लो आप, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये पॉलन किट। इसका जो डायग्राम में जो वेट दे रखा है ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और टैबलेट कितनी, ये भी डायग्राम आ सकता है, बी केयरफुल। यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो आप एक बार एनसीईआरटी जब पलटो तो देख लेना। वैसे सारे डायग्राम इस बुक में है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है ये बुक। देखो, पॉलन ग्रेन होते हैं वो बिलीव टू बी रिच इन न्यूट्रिएंट। प्रोटीन 7 से 26%, कार्बोहाइड्रेट 24 से 48%, फैट 0.9 से 14.5%। इनको टैबलेट की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में लिया जाता है। किसके लिए? टू इम्प्रूव हेल्थ, एनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। घोड़ों को खिलाया जाता है जो रेस में दौड़ते हैं। तो आप लोग देख रहे हो, पॉलन ग्रेन को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन बिलीव टू बी रिच इन न्यूट्रिएंट, प्रोटीन 7 से 26%, कार्बोहाइड्रेट इतना, फैट इतना। एथलेट सिरप और टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं। हॉर्सेस को भी खिलाया जाता है, ध्यान रखना। तो ये हमने कवर किया। अब है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। ये थोड़ा डेंजरस चैप्टर है, इसलिए मैं आज आपको 23 मिनट ही पढ़ा रहा हूँ। हमेशा 30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। रिसर्च करना, कमेंट कर देना, कोई डाउट आए तो मैं आपको बता दूंगा। फॉलो करते रहो, हम पूरी बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक मुझे ऐसा ही पढ़ाना पड़ रहा है। अभी सेटअप नहीं है पूरा कैमरा स्टूडियो वगैरह का। लॉकडाउन खोलते ही हम बोर्ड पे पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, पर तब तक आप फॉलो करते रहो। मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा है, मेरी लैंग्वेज आप सुन रहे हो। बार बार वीडियो को सुनो, पॉज करो, आगे बढ़ो, नोट्स बनाओ, इससे आपको समझ में आता रहेगा। मैं आपको बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में और जितना आपके सिलेबस में उतना डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।